हेलो एवरीवन। तो आइए प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8th का विज्ञान का कार्यपुस्तक का लेसन नंबर 15 कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें आपको, जो अब नई किताब आपकी है, नया जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ये लेसन नंबर 12 हो गया है। नई किताब में ये लेसन नंबर 12 हो गया है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले गतिविधि नंबर 1 है, कागज के छोटे छोटे टुकड़े फाड़कर मेज पर बिखेर दो। एक प्लास्टिक का स्केल अपने बालों में रगड़ो। अब इसे कागज के टुकड़े के नज़दीक लाओ। तो आपने पहले कागज के छोटे छोटे टुकड़े जो है टेबल पर बिखेर देने हैं। फिर आपने कंघी को अपने बालों पर रगड़कर उनके पास लेके आना है। तो आप देखोगे कि कागज के टुकड़े जो है वो कंघी के साथ चिपक गए हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पर है, स्केल को कागज के टुकड़ों के पास लाने पर क्या हुआ? तो स्केल के साथ कागज के टुकड़े चिपक जाते हैं। दूसरा प्रश्न है, क्या तुम इसका कारण बता सकते हो? तो रगड़ने पर स्केल कुछ विद्युत आवेश अर्जित कर लेता है, यानी स्केल पर कुछ आवेश आ जाते हैं जिनके कारण उसमें वस्तुओं को अपनी ओर खींचने की क्षमता पैदा हो जाती है। तो अगला जो प्रश्न है इसमें हमें लिखा हुआ है, निम्नलिखित चीज़ों के साथ यह गतिविधि दोहराओ। तो क्रम संख्या, सामग्री और क्या हुआ? तो पेंसिल को इसी तरह आपने रगड़ना है तो वह आवेशित हो जाती है। रबड़ है जो वो भी आवेशित हो जाती है। गत्ते की कापी आवेशित नहीं होती। चमचा भी आवेशित हो जाता है। इसी तरह आगे लिखा हुआ है, स्ट्रा है ये भी आवेशित हो जाती है। कांच आवेशित नहीं होता, कागज आवेशित नहीं होता। फलालेन आवेशित हो जाता है। सूती कपड़ा भी आवेशित नहीं होता है। इसके बाद सिल्क का कपड़ा है ये भी आवेशित हो जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, इन चीज़ों को निम्न आधार पर छांटो। आवेशित किया जा सकता है, आवेशित नहीं किया जा सकता। तो जो ऊपर हमने वस्तुएं देखी जो आवेशित होती हैं हमने यहाँ पर लिख दी हैं। ये जो सारणी बनाई थी हमने, इसमें से जो आवेशित वस्तुएं होती हैं हमने यहाँ लिख दी, पेंसिल, रबड़, चम्मच, स्ट्रा, फलालेन, सिल्क का कपड़ा। और जो आवेशित नहीं होती यहाँ दूसरी साइड पे लिख दी, अनचार्जेबल, गत्ते की कापी, कांच, कागज, सूती कपड़ा। तो ये वस्तुएं आवेशित नहीं होती। आइए अब अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे का अ, निम्नलिखित चित्रों में किन में आवेशित वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करेंगी और किन में प्रतिकर्षित करेंगी? तो अगर पहला हम देखें तो यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो यानी उल्ट आवेश है, तो ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। और ख में दोनों पर सेम आवेश है तो ये आकर्षित नहीं करेंगे, यानी प्रतिकर्षित करेंगे। ग में दोनों पर विपरीत आवेश है, यहाँ माइनस है और दूसरे पर प्लस है, तो ये आकर्षित एक दूसरे को करेंगे, तो ये विपरीत आवेश है। और यहाँ पर समान आवेश है तो ये प्रतिकर्षित करेंगे, ग में प्रतिकर्षित करेंगे। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, आकर्षित जो करेंगे क और ग, और प्रतिकर्षित जो करेंगे ख और ग, क्योंकि सेम आवेश इन पर है। और क और ग आकर्षित क्यों करेंगे? क्योंकि विपरीत आवेश इन पर है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है 3 नंबर प्रश्न, बादलों में कोई इलेक्ट्रिक प्लग तो नहीं फिर भी वहाँ बिजली चमकती है, क्यों? तो क्योंकि बादलों पर जो दो तरह के आवेश पैदा हो जाते हैं, जब एक पर प्लस एक पर माइनस, तो ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं जिनके कारण इनकी रगड़ होती है और रगड़ के कारण बादलों में बिजली चमकती हुई हमें दिखाई देती है। इसके बाद अगला है, तड़ित विसर्जन के समय, प्रश्न में लिखा हुआ है 4 नंबर में, तड़ित विसर्जन के समय पहले चमक पहले व गर्जन बाद में क्यों सुनाई देती है? क्योंकि प्रकाश की जो चाल है प्यारे बच्चों ध्वनि की चाल से अधिक होती है, इसीलिए हमें चमक पहले दिखाई देती है और गर्जन बाद में सुनाई देती है। अगला 5 नंबर प्रश्न है, अब बिजली चमकने तड़ित के समय कौन कौन सी प्राकृतिक परिघटनाएं होती हैं? तो जब बादलों में धन आवेश और ऋण आवेशों की टक्कर होती है तो प्रकाश और ध्वनि पैदा होता है। प्रकाश की एक चिंगारी हमें आकाश में दिखाई देती है और ध्वनि भी सुनाई देती है, उसकी आवाज़ भी हमारे कानों तक पड़ती है। अगला प्रश्न है 6 नंबर, जब बिजली चमकती है तो हमें टीवी का स्विच बंद करने के लिए कहा जाता है, क्यों? इससे बिजली गिरने पर इन्हें कोई नुकसान नहीं होता। अगर ये चल रहे होंगे तो बिजली इन पर गिर सकती है और शॉर्ट सर्किट हो सकता है, पर जब स्विच ऑफ हो तो इन पर बिजली गिरने की संभावना नहीं होती और नुकसान भी कोई नहीं होता है। तो ये जो आप
चित्र देख रहे हैं प्यारे बच्चों, ये तड़ित चालक है जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में ये एक त्रिशूल के टाइप का बना होता है, जिसका दूसरा सिरा जमीन में होता है और त्रिशूल वाला सिरा छत पर होता है। तो जब बिजली इन पर गिरती है तो आवेश है जो इस त्रिशूल के द्वारा धरती में पहुंच जाते हैं, यानी भू संपर्कन हो जाता है और कोई नुकसान नहीं होता है। 7 नंबर प्रश्न में हमें यही पूछा गया है, बड़ी इमारतों में तड़ित आघात से बचाने के लिए क्या किया जाता है? तो तड़ित चालक लगाकर भू संपर्कन करते हैं, जैसे मैंने आपको इस डायग्राम में पीछे दिखाया। तो अगला प्रश्न है गतिविधि 2, प्रश्न नंबर 8, नीचे कुछ क्रियाएं दी गई हैं, इनमें से अचानक बिजली की चमकने पर तुम कौन कौन से कार्य करोगे? सही कार्य क्रियाओं के आगे बादल में रंग या टिक का निशान लगाओ। तो आपने क्या करना है, पहला क्वेश्चन है तुरंत दोस्त से फ़ोन लगाओगे, तो हमें फ़ोन नहीं करना है क्योंकि इससे जो बिजली का आघात पहुंचने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा है जल्दी से किसी घर पर या छत के नीचे जाओगे, तो ये सही है, हमें आघात से बचने के लिए किसी छत या घर के नीचे जाना चाहिए। अगला है धातु की चीज़ों से दूर हट जाओगे, तो धातु की जो चीज़ें हैं जैसे लोहे या तांबा चांदी, उनसे हमें दूर रहना चाहिए। एक ऊंची पहाड़ी पर जाकर झंडा फहराओगे, तो ये गलत है, वहाँ पर आप पर तड़ित गिर सकती है, इसमें आपने रंग भरना है या क्रॉस लगा देना है। किसी बड़े पेड़ के नीचे शरण लेंगे, तो पेड़ के नीचे भी शरण नहीं लेनी चाहिए क्योंकि बड़े पेड़ों पर बिजली ज़्यादा गिरती है। तैरने के लिए जाओगे, तो तैरने के लिए भी हम नहीं जाएंगे, ये भी गलत है। तो इसमें जो हमारे सही है आप देख लीजिए, इसको आप रंग कर दें और दूसरा इसको 2 ये सही है, इनमें आपने रंग भर देना है, कोई भी कलर कर देना है। प्रश्न नंबर 9 है भूकंप के लिए समाज में कौन कौन सी कहानियाँ बताई गई हैं? जातियों उनके बारे में घर या आसपास के बुजुर्गों से पता करके लिखो। तो प्यारे बच्चों, ये कहानी एक प्रचलित है जो मुझे भी पता है, मैं यहाँ पर आपको लिख रहा हूँ। धरती किसी पशु यानी सांड या बैल के सिर पर एक सींग पर टिकी है, जब दूसरे सींग पर ले जाता है तो भूकंप आता है। तो ये कहानी प्रचलित है। अभी धरती एक सांड के सींग पर टिकी है, जब वो अपना सींग बदलता है तब भूकंप आता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, इसमें हमें यहाँ पर लिखा हुआ है भूकंप आने के कारणों को चित्र बनाकर समझाओ। तो पृथ्वी की प्लेटों में लगातार गति होती रहती है, जब एक दूसरे से रगड़ खाती हैं तो टक्कर के कारण प्लेट एक दूसरे के नीचे चली जाती हैं और झटका लगता है, यह भूसंपर्कन है। यानी जो प्लेटें धरती के नीचे हैं, जब उनकी टक्कर होती है आपस में, जब ये प्लेटें टकराती हैं तो ये एक दूसरे के नीचे चली जाती हैं, यानी टूट जाती हैं, तो इससे हमें झटका लगता है। ये जो मैंने आपके लिए डायग्राम यहाँ पर बनाया है, इस डायग्राम को आपने बनाना है। ये आपकी किताब पर पेज नंबर 159 पर बना हुआ है, इसको भी आपने बना लेना है। अब प्रश्न नंबर 11 है, नीचे बना चित्र किसका है? तो ये जो चित्र है प्यारे बच्चों, जिसमें ये एक गोल सा ड्रम लगा हुआ है, इसके ऊपर कागज घूमता है, ये लोलक है, ये डोरी के साथ बंधा हुआ है, और ये इसको जो लगाने के लिए स्टैंड लगा हुआ है, और ये जो सारा बना हुआ है डायग्राम, ये भूकंप लेखी उपकरण है, यानी जब भूकंप आता है तो उसकी तीव्रता को ये मापता है। तो यहाँ पहला प्रश्न लिखा हुआ है, इसका उपयोग किस काम में होता है? तो इसका उपयोग भूकंप की तीव्रता मापने में होता है, भी कितना तेज भूकंप आया है। यह उपकरण कैसे काम करता है? तो इस उपकरण में कंपनियां छड़ अथवा लोलक होता है, जिसे एक पेन जुड़ा होता है, जिससे भूकंप की तरंगों को रिकॉर्ड कागज की पट्टी पर होता रहता है। तो प्यारे बच्चों, ये जो आपके सामने एक डोरी से ये लोलक बंधा हुआ है, इसके साथ नीचे यहाँ पेन लगा हुआ है, तो जब भूकंप आता है तो ये जो डोरी है हिलने लग जाती है, और ये नीचे जो है कागज़ है इस ड्रम पर, और इस कागज़ के साथ ये नीचे से टच है पेन, तो इस पर ये जो है तरंगे बननी शुरू हो जाती हैं, जैसे ये बनी हुई है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जितनी तरंग बनती है उसके अंदाजे से भूकंप के तीव्रता का माप पता लग जाता है।
अगला प्रश्न है, कितनी तीव्रता शक्ति का भूकंप विनाशकारी होता है? तो रिएक्टर स्केल पर 7 या इससे ऊपर का भूकंप का माप है जो वो विनाशकारी होता है, यानी इस 7 या इससे ऊपर का माप है जो वो भूकंप विनाशकारी होता है। हम भूकंपों को आना रोक नहीं सकते, लेकिन आपदा के स्वरूप को पहचान कर अधिक सुरक्षित इमारतें बनाकर लोगों को भूकंप से सुरक्षा संबंधी प्रशिक्षण देकर इसकी विपक्षता के प्रभाव को कम जरूर कर सकते हैं। यानी जो हम भूकंप को, प्यारे बच्चों, रोक तो नहीं सकते, पर हम इसके प्रभाव को कम कर सकते हैं। तो अगला प्रश्न 12 नंबर करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर भी जरूर कीजिए। तो आइए अब 12 नंबर प्रश्न करते हैं। भूकंप के जो झटके लगने की स्थिति में अपने बचाव के लिए तुम क्या क्या उपाय करोगे? यदि तुम घर में हो, मेज के नीचे ऊंची या भारी वस्तुओं से दूर रहें, सिर को तकिए से ढक लें। यदि अचानक भूकंप आ जाए तो घर में जो लकड़ी का मजबूत मेज होता है उसके नीचे छुप जाएं और ऊंची और भारी वस्तुओं से दूर रहें। दूसरा, सिर को तकिए से, अगर बेड पर है तो तकिए से ढक ले। इसके बाद अगला है, घर से बाहर हो, अगर आप घर से बाहर हैं तो भवनों, इमारतों तथा ऊपर जाती विद्युत लाइनों से दूर खुले स्थान पर जाएं, मतलब उनसे दूर रहें और धरती पर लेट जाएं। किसी कार या बस में है तो बाहर ना निकलें, भूकंप के समय उसी में रहें। अगला प्रश्न है, यदि तुम एक वास्तुकार आर्किटेक्ट हो तो भूकंप सुरक्षित मकान बनाने के लिए क्या क्या सुझाव दोगे? तो भारी पदार्थों की अपेक्षा हल्की इमारती लकड़ी के मकान बनाने चाहिए। तो हमें ज़्यादा भारी छतें वगैरह, दीवारें मजबूत ज़्यादा नहीं, मजबूत का मतलब भारी दीवारें नहीं बनानी चाहिए, जिससे कि अगर हल्की इमारती लकड़ी से बनी होंगी तो उनसे चोट आदि लगने का, नुकसान होने का, जान माल के नुकसान होने का संभावना कम हो जाती है, यानी उससे बचत हो जाती है। इसके बाद अब हम इस 13 नंबर के बाद आइए अब 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्न कथनों को पढ़कर सही गलत के निशान लगाओ और गलत कथनों को सही करके लिखो। कोई आवेशित वस्तु जब पृथ्वी के संपर्क में लाई जाती है तो भू संपर्कन के कारण इसका आवेश बढ़ जाता है, तो ये गलत है। आवेश है जो भू संपर्कन से कम हो जाता है। अगला प्रश्न है, विद्युतदर्शी का यह प्रयोग यह जानने के लिए किया जाता है किसी वस्तु चालक है या रोधी है, तो इसका उपयोग आवेशित या अनावेशित चेक करने के लिए किया जाता है। चालकता चेक करना, ये गलत लिखा हुआ है। अगला है, बादलों में आवेश की विद्युत विसर्जन के कारण बरसात होती है, ये भी गलत है। अगला है, प्रेरण द्वारा आवेशित करने में दोनों वस्तुएं आवेशित होती हैं, लेकिन इन पर आवेश की प्राकृतिक परस्पर विपरीत होती है, ये सही है। दोनों पर आवेश हैं जो अलग अलग होंगे। अगला यह है, तड़ित चालक भूकंप से मानवों की जान माल की सुरक्षा करता है, तो तड़ित चालक भूकंप से, ये सही है, जान माल की सुरक्षा करता है, इससे पता चल जाता है तीव्रता का। तो अगला यह जो है ये गलत है, मैंने गलती से सही लगा दिया। तड़ित चालक है जो वो तड़ित से हमारी बचत करता है, ना कि भूकंप से, तो ये गलत है। आपने तड़ित चालक का यहाँ लिखना है, जो तड़ित लिखना है, भूकंप की जगह तड़ित से मानवों की जान माल की सुरक्षा करता है, तो ये गलत है। गलती से मेरे को टिक लग गया मेरे से। अब लास्ट 15 नंबर प्रश्न है, यहाँ लिखा है नीचे दिए गए वाक्यों का मिलान करो। तो विसर्जन जो पहला पॉइंट है इसका मिलान होगा, आवेश की अधिक मात्रा का वायु द्वारा दूर तक प्रवाहित होना। दूसरा है प्रेरण, तो प्रेरण का मतलब है अनावश्यक वस्तु के पास आवेशित वस्तु को लाने पर आवेशित कणों का पुनः वितरण हो जाना, यानी कणों का जो आपस में जो अलग अलग सेटिंग हो जानी, उनकी प्लस माइनस का पुनः वितरण हो जाना। भू संपर्कन का अर्थ है तड़ित चालक की मोटी पट्टी भवन की दीवार से पृथ्वी तक ले जाती है, यानी जो तड़ित होती है उसको तड़ित चालक के द्वारा वो धरती में ले जाया जाता है। इसके बाद अगला है मेघ गर्जन, तो मेघ गर्जन का मतलब जब तड़ित के कारण चटकने की प्रबल आवाज़ आती है, यानी बादलों की जब टक्कर होती है प्लस माइनस, तो उसके कारण जो आवाज़ आती है। विद्युतदर्शी का आएगा, आवेश की प्रकृति का पता लगाने में
काम में लाया जाता है विद्युत उपदर्शी। तो इस तरह आपने ये जो लेसन है प्यारे बच्चों पूरा करना है। आपसे एक रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों मित्रों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। उड़ान और वर्कबुक के सभी लेसन इस चैनल पर उपलब्ध हैं। थैंक यू वेरी मच।